Hey there. Have you ever looked up at the night sky and wondered, where did everything come from? How did the universe appear out of nowhere? Well, today we're going to explore that mystery in a way that makes sense, like a fun science adventure. तो क्या आपने सोचा है कि यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स और प्लैनेट्स हैं ये किस तरीके से फॉर्म हुए थे? इतना तो हम लोग चाहते हैं कि जो यूनिवर्स में स्टार्स प्लैनेट्स थे वो बिग बैंग के थ्रू फॉर्म हुए थे। बिग बैंग करिए एक टाइनी से डॉट में से इतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकली थी कि बाहर से हमारे सारी सोलर सिस्टम, सारी गैलेक्सी और यहाँ से ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स भी बाहर निकले। पर सवाल ये आता है कि बिग बैंग के पहले क्या था? हाउ कैन समथिंग कम फ्रॉम नथिंग? ठीक है, तो बिग बैंग के पहले ऐसा माना जाता कि कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस था और इस एम्प्टी स्पेस से अचानक से एक बड़ा मासिव यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन के वजह से हमारी सारी यूनिवर्स का क्रिएशन हो पाया। पर सवाल ये उठता है कि या एम्प्टी स्पेस से किस तरीके से हम लोग इतना बड़ा एक्सप्लोजन कर पाए? बिग बैंग के पहले क्या था? ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ कैन समथिंग कम फ्रॉम नथिंग। इमेजिन कीजिए कि मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स को मैंने पूरी तरीके से एम्प्टी कर दिया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इमेजिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें जो भी एयर है वो सारी एयर में हटा दी है और इस बॉक्स को अभी मैं कर देता हूँ लॉक, राइट। तो इस बॉक्स को मैंने कंप्लीटली कर दिया लॉक। इस बॉक्स में सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाली इंक्लूडिंग एयर, ठीक है, इमेजिन करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर अभी कुछ भी अब नहीं है। तो क्या हम इस बॉक्स को कह सकते हैं कि ये बॉक्स पूरी तरीके से एम्प्टी है? तो साइंटिस्ट का मानना ये था कि एम्प्टी स्पेस एक्चुअल में कभी एम्प्टी नहीं होती है। एम्प्टी स्पेस के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, बट रियलिटी में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। इन सब चीज़ों का मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देने वाला हूँ, बट एम्प्टी स्पेस एक्चुअल में एम्प्टी नहीं होती। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि एम्प्टी स्पेस की एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। थोड़ी बहुत अमाउंट पे एनर्जी हमेशा अपीयर होगी और डिसअपीयर होगी। तो एग्जैक्ट एम्प्टीनेस इस पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं थी। इन शॉर्ट, जो एम्प्टी स्पेस आपको आपके अराउंड दिख रही है वो एक्चुअल में एम्प्टी नहीं है। अब बचपन में आप लोगों ने वो मैजिक पिक तो ज़रूर देखी होगी जहाँ पे मैजिशियन अपने हैट में से जो कि पूरी तरीके से एम्प्टी होती है वहाँ से वो एक रैबिट निकलता है, नहीं? तो ये मैजिक पिक तो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, बट इमियारी के में पता है कि हैट कभी भी एम्प्टी नहीं थी, उसके अंदर ऑलरेडी रैबिट था। बट ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो हैट थी वो एक्चुअल में एम्प्टी थी। उसी तरीके से ये जो बॉक्स है ये हमें लग रहा है कि ये अंदर से पूरा एम्प्टी है, बट इन जनरल ये अंदर से एम्प्टी नहीं है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है? इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिसका नाम है वर्चुअल पार्टिकल्स। ये कंटिन्यूअसली यूनिवर्स में अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होते रहते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स है जो एम्प्टी स्पेस में कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशंस। और क्वांटम फ्लक्चुएशंस आप लोग कुछ इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्टी स्पेस इन रियलिटी एक्चुअल में एम्प्टी नहीं होती, वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो वहाँ पे है वो कंप्लीटली जीरो कभी भी नहीं होती है एम्प्टी स्पेस के अंदर। और इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट बता दें कि एम्प्टी स्पेस में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उनका नाम होता है वर्चुअल पार्टिकल्स, ठीक है। और उन वर्चुअल पार्टिकल्स की वजह से होता है क्वांटम फ्लक्चुएशन। इन्हीं क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा बिग बैंग यहाँ पे क्रिएट हुआ था। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से यूनिवर्स पूरा क्रिएट हुआ था। अब साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि जो एम्प्टीनेस में जो एनर्जी है वो दो तरह की हो सकती है, एक पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी होती है हमारी नेगेटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी किससे बनती है? पॉजिटिव एनर्जी बनती है मैटर और रेडिएशन से। जो भी चीज़ें आप अपने अराउंड देख रहे हो उन सब में कुछ ना कुछ मास है। और जैसे आइंस्टाइन का इक्वेशन है E=mc², आइंस्टाइन का इक्वेशन ये प्रेडिक्ट करता है कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स के पास मास है उन ऑब्जेक्ट्स के पास एनर्जी, राइट। तो मैटर और रेडिएशन से बल्कि जो बनती है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। अब इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पॉजिटिव एनर्जी जो बनती है मैटर और रेडिएशन से, और जो नेगेटिव एनर्जी वो बनती है ग्रेविटेशन से। इन दोनों की एडिशन अगर हम लोग करें तो इस इक्वल टू आता है 0, राइट। सो यूनिवर्स के पहले ऐसा माना जाता था कि जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे दो एनर्जी, और इन दोनों एनर्जी की वजह से हमारा पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। मैथमेटिकली अगर इसको एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करें तो पॉजिटिव एनर्जी को अगर हम लोग +1 पकड़े और नेगेटिव एनर्जी को अगर हम लोग -1 पकड़े तो +1 प्लस इन ब्रैकेट -1 जो होता है 0,
यानी कि जीरो हमेशा जीरो नहीं होता है, जीरो एक्चुअल में हो सकता है कि हम उसे 1 प्लस माइनस 1 करके भी जीरो ले सकते हैं। सिमिलरली हम जीरो को 2 प्लस माइनस 2 भी कर सकते हैं। तो इन रियलिटी जीरो कभी जीरो नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग ये है कि एम्प्टीनेस कभी एम्प्टी नहीं होता, वहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली हो सकता है। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपने बबल्स तो देखे होंगे, बबल्स कंटिन्यूसली फॉर्म होते हैं और डिसअपीयर होते हैं। इसी तरीके से जो वर्चुअल पार्टिकल्स जो एम्प्टीनेस में होते हैं वो कंटिन्यूसली फॉर्म होते हैं और डिसअपीयर होते हैं। इसको बबल से अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और अपीयर और डिसअपीयर होने की वजह से यहाँ पे कुछ क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते हैं और इन्हीं क्वांटम फ्लक्चुएशंस के वजह से एक बहुत बड़ा मैसिव यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ जिसे हम लोग कहते हैं बिग बैंग। अब इमेजिन कीजिए मेरे पास कुछ मेटल की स्टिक्स से जिन्हें मैं कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हूँ। अब इनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे मैं ये हो सकता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हो, बट मैं सारी एयर यहाँ से निकाल रहा हूँ, उनके बीच में कुछ भी नहीं, कंप्लीटली वैक्यूम क्रिएट कर, और इन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो आपके पास अब इस प्लेट्स के बाहर कंप्लीट वैक्यूम है, प्लेट्स के अंदर भी कंप्लीट वैक्यूम है, तो पूरा एम्प्टीनेस है। इन प्लेट्स के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कुछ समय बाद कि जो प्लेट्स है ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इनमें का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, यानी कि जो प्लेट्स है ये नज़दीक आ रहे थे। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि ग्रेविटेशन की वजह से ये जो प्लेट्स ये नज़दीक आ गए थे, बट एक्चुअल में जब हम लोगों ने टेस्ट किया तो ये जब नज़दीक आना था ये ग्रेविटी के फॉर्मूला से मैच नहीं हो रहा था। राइट, जो ग्रेविटेशनल पुल था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और ये जो प्लेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहे थे। तो इसका जो मीनिंग है, जो प्लेट्स जो नज़दीक आ रहे थे ये ग्रेविटी की वजह से नहीं आ रहे थे, कुछ तो ऐसा इनविजिबल चीज़ है कि जो इन प्लेट्स को अपनी तरफ खींच रहा था। और इसे समझाने के लिए हम लोग चलते हमारे फिर से वर्चुअल पार्टिकल्स की थ्योरी के ऊपर। तो इमेजिन करनी कि यहाँ पे भी वर्चुअल पार्टिकल इसके बीच में और बाहर भी वर्चुअल पार्टिकल्स हैं, तो इन प्लेट्स के सारी जगह वर्चुअल पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लेट्स के जो अंदर पार्टिकल्स को काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू प्लेट्स के बाहर। प्लेट्स के बाहर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं। तो अगर बाहर ज़्यादा पार्टिकल्स है तो बाहर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो गए, बाहर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है तो बाहर ज़्यादा फोर्स लग सकता है। इसी के वजह से बाहर का जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इंटरनल फोर्स, और बाहर का फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये जो प्लेट्स है ये ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद नज़दीक आना स्टार्ट हो गई थी। तो इसका मतलब एम्प्टी स्पेस एक्चुअल में एम्प्टी नहीं होती, ये आपको एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ फैक्ट है। और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कैसिमा इफेक्ट। ये काफ़ी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है और ये वर्चुअल पार्टिकल्स की थ्योरी को जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है। और हमारा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअसली एक्सपांड कर रहा है। राइट्स ऑन द बिग बैंग यूनिवर्स को फॉर्म होकर लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, बट हमारा यूनिवर्स अभी भी काफ़ी तेज़ी से हर जगह से एक्सपांड कर रहा है। तो जब भी आप यूनिवर्स की तरफ देखें वहाँ पे आपको कंप्लीट एम्प्टीनेस दिखे तो समझ जाइए वहाँ पे कंप्लीटली एम्प्टीनेस नहीं, वहाँ कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली अपीयर और डिसअपीयर होते हैं।